हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपनी साइबर सिक्योरिटी प्लेलिस्ट की यूनिट नंबर 5 को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड लेक्चर नंबर हमारा है 33। एंड जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये साइबर सिक्योरिटी का, और काफी लेटेस्ट टॉपिक है। अब पूरे सिलेबस में सबसे लेटेस्ट टॉपिक यही है, तो 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से इसे आप इम्पोर्टेंट समझिए। एंड आप देख सकते हैं 2023 का बिल है, तो ये काफी लेटेस्ट है। और इसको समझाने से पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा। काफी डिफिकल्ट टॉपिक है क्योंकि न्यू टॉपिक है, तो इवन काफी टीचर्स भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बेसिक से। तो सबसे पहले हम समझेंगे बिल क्या होता है। 6th और 7th क्लास में जिन्होंने हिस्ट्री सिविक्स पढ़ी होगी उनको पता होगा ऑलरेडी बिल क्या होता है। ये वो वाला बिल नहीं है जो हम होटल में खाना खाने के बाद जो हमें मिलता है। इस बिल को हिंदी में बोलते हैं विधेयक। इसकी स्पेलिंग भी मैं लिख देता हूँ, विधेयक। यानी ये ड्राफ्टेड एक फॉर्मेट होता है जो किसी भी पार्लियामेंट, किसी भी कंट्री के पार्लियामेंट में पास होता है। कोई भी कानून संसद द्वारा पारित जो होता है उसको बिल बोलते हैं। होपफुली आप अब समझ पा रहे होंगे बिल क्या होता है। अब बिल का नाम क्या है? बिल का नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो अब डिजिटल आ रहा है इसमें और डेटा आ रहा है, इसलिए हम इसे साइबर सिक्योरिटी में पढ़ रहे हैं। डिजिटल का मतलब आप जानते हो, किसी भी चीज को डिजिटलाइज कर देना। पर्सनल माने कोई भी प्राइवेटेड चीज, डेटा माने हम डेटा तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई भी रॉ फैक्ट फिगर, डेटा फिगर, या फिर कोई भी इमेज पीडीएफ, वो सब डेटा के अंदर आता है। और प्रोटेक्शन माने सुरक्षा करना। 5 P's में भी हमने पढ़ा था ये। तो उस अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल बनाया गया है संसद द्वारा। अब आपको पता है हमारे गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट में सबकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज बटी हुई हैं, तो काफी एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पहला जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आता है ये वाला बिल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स में अगर आ सकता है तो आपको लिखना है। अगर नहीं आता, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और इसको शॉर्ट में कई बार MEITY भी बोल देते हो, तो आप याद रखना, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है जो जो बात मैं बोल रहा हूँ, और बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, कोई भी बिल पास होता है, कोई भी विधेयक, कोई भी कानून लागू होता है हमारे इस देश में, तो उसका कुछ प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले वो बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है कि हमें ये वाला बिल पास कराना है। फिर वो लोकसभा में मेजोरिटी लेकर वोट डलवाकर पास होता है। फिर उस लोकसभा से पास होकर के वो बिल जाता है राज्यसभा में। सेम वहां पे वोटिंग होती है, वहां पे मेजोरिटी लेके वो वहां पे पास होता है राज्यसभा में। उसके बाद प्रेसिडेंट के जो है उस पर सिग्नेचर होते हैं, वो एक बिल जो है कानून बन जाता है। कोई भी कानून बनने से पहले एक बिल होता है, विधेयक होता है, राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स है इसमें कि ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस कब हुआ। 3 अगस्त 2023, देख सकते हो अपनी 2023 कितनी रिसेंट डेट है ये, मतलब बहुत नया टॉपिक है ये। दूसरा, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद लोकसभा में पास कब हुआ? 7 अगस्त 2023। और राज्यसभा में पास कब हुआ? 9 अगस्त 2023। तो इन डेट्स को आप याद रखना, काफी इंपोर्टेंट डेट्स हैं, 7 मार्क्स में आएगा, तो ये आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस टाइम कौन है? आप उसका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं अ, आपके सबके कमेंट चेक करूंगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नेम जरूर होना चाहिए। मिनिस्ट्री मिनिस्टर कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का? अगर आपको पता होगा, एग्जाम में लिख के आएंगे तो और अच्छा आपको इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर राइटिंग का एग्जामिनर के ऊपर। तो बात करते हैं सीधे इस बिल की टेक्निकल डेफिनेशन की। तो दिस द बिल विल अप्लाई टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया वेयर सच डेटा इज कलेक्टेड ऑनलाइन और कलेक्टेड ऑफलाइन एंड इज डिजिटाइज। इट विल आल्सो अप्लाई टू सच प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया इफ इट इज फॉर ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, राइट। अब इसको हिंदी में आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ
कि एक बिल है जो अप्लाई होगा किस पे, ये कानून बन चुका है, अब ये किस पे अप्लाई होगा, कोई भी हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा है, जैसे कि हमारा नाम हुआ, हमारा फोन नंबर हुआ, ईमेल आईडी हुई, एड्रेस हुई, ये सारा हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा है। इ- इस पे अप्लाई होगा। जहां भी ये डेटा हमारा कलेक्ट होता है ऑनलाइन, अमेजोन पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, या फिर ऑफलाइन कोई भी आकर हमारे घर से डेटा लेता है और उसको डिजिटाइज करता है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, इन सब पर ये बिल अप्लाई होगा। और इवन हम कुछ चीजें आउटसाइड इंडिया से मंगा सकते हैं, जैसे मंगाते हैं फॉरेन से, एक्सपोर्ट करते हैं, अलीबाबा वेबसाइट से मंगाते हैं, तो उस पर भी ये बिल लागू होगा अगर वो कोई सामान, इट इज ऑफरिंग एनी गुड्स और सर्विस, कोई सामान या फिर कोई सुविधा हमें प्रदान कर रहा है तो। ठीक। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ ले आपसे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द DPDP, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो हो सकता है इससे पूछ ले आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इस्टेब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा। सेम एज इट इज, वर्ड टू वर्ड लिखना है आपको इसमें, चीज इस्टेब्लिश, एक ऐसा इस चीज को इस्टेब्लिश करना जिसमें कॉम्प्रहेंसिव माने विस्तृत, विस्तृत माने डिटेल में, विस्तृत, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क माने रूपरेखा, एक ऐसा रूपरेखा को इस्टेब्लिश करना जिससे कि हम अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो इनको एक बार अपने माइंड में जरूर रखना और नोट से इनको जरूर पढ़ना। अब इस फ्रेमवर्क का काम क्या है, अब इस फ्रेमवर्क का काम है, दिस फ्रेमवर्क एक्सटेंड ज्यूरिडिक्शन टू पर्सनल डेटा कलेक्टेड विद इन इंडिया। ये एक लीगल पावर प्रोवाइड करती है कॉमन मैन को और किसी भी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें ये अपने पर्सनल डेटा जो कलेक्ट किया है इंडिया में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, उसको डिजिटाइज करके उसको प्रोटेक्ट कर सके। होपफुली अभी तक चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी। नहीं हो रही तो आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक है ये। अब बात करें इसके अंदर है क्या, व्हाट इज इन इट, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं शॉर्ट में, हिंदी में बताऊं बिल्कुल, डेफिनेशन तो आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें पहला है कि सरकार जो है भारतीय यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करती है, आपको पता है। सब लोग यूज करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हमारे डेटा को यूज करते हैं, तो सरकार क्या करेगी, उस डेटा को प्रोटेक्ट करेगी। इसके अंदर अभी जो लिख रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनो। एक प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएगी गवर्नमेंट, जिसमें दोनों ही पार्टियों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, यूजर एंड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, उसको संभालेगी। एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी नियुक्त करा जाएगा जो इन सब चीजों को देखेगा, और कोई भी मैटर होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उस सब चीज को इसमें संभाला जाएगा। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको एक तरह से बताऊं, उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें है क्या अंदर, व्हाट इज इन इट। तो द बिल सीक्स टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन व्हाइल प्रपोजिंग अ पेनल्टी ऑफ 250 करोड़ ऑन एंटाइटीज फॉर मिसयूजिंग और फेलिंग टू प्रोटेक्ट द डिजिटल डेटा ऑफ इंडिविजुअल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखना। इस बिल के अंदर एक वो है कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी यूजर का डेटा को मिसयूज करती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी, उसको मिसयूज करने के लिए और प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए। दूसरा, डेटा ब्रीच करेंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 250 करोड़, याद रखना। अगर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कंपनी फेल हुई, डोमिनोज, अभी डोमिनोज का एक केस आया था, उसने सारे अपने यूजर का जो है डेटा डार्क वेब को सेल कर दिया था। तो ये याद रखना, अगर अब कुछ ऐसा होता है अगर 2023 के बाद, तो उस कंपनी को 250 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे अगर वो उस पर लीगल प्रोसिक्यूशन करता है। और केंद्र जो है, अब केंद्र सरकार रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि हमारे इंडिया का डेटा, पर्सनल डेटा इंडिया के पर्सन का कहीं बाहर विदेश में ना जाए, और कोई जो भी फर्म्स उसको डील कर रही हैं इन सब चीजों को, उसके लिए एक प्रोसिक्यूशन प्रोवाइड करें, राइट। तो ये सब इसके अंदर है, आप चाहें तो थ्योरी में भी जो लिखा है वो सेम लिख सकते हैं, बाकी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें 250 करोड़, याद रखना, आप इसको जरूर लिख के आना, इसका उल्लेख जरूर करना आपको आंसर राइटिंग के टाइम पे। अब हुआ कैसे कैसे, इसकी टाइमलाइन क्या थी। द मेकिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 तक, ये ऐसा नहीं है कि 2023 में ही बन गया, इसको बनने में भी 6 साल की मेहनत लगी है।
पहला जुलाई 2017 में हुआ क्या? MEITY, अब कहोगे ये क्या है सर? METY मैंने जस्ट बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही METY बोलते हैं। इसने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जिसकी चेयरमैनशिप थी किस पे? जस्टिस BN श्रीकृष्णा पर। नेम डेट तो आप एकदम रट लो, नेम डेट और अमाउंट सब रट लो आप इसमें, क्योंकि वही काम आएगा। 2023 250 करोड़, BN श्रीकृष्णा, जुलाई 2 सब रट लो, राइट। उसके बाद अगस्त 2017 में एक आधार का केस आया जिसमें आधार कंपनीज क्या कर रही थी, जो प्राइवेट थर्ड पार्टी वेंडर थे वो उस डेटा को इलीगली यूज कर रहे थे। तो इसमें जस्टिस श्री कृष्णा ने एक अपनी रिपोर्ट दी। उसमें क्या हुआ, 2018 में उस प्रपोज ड्राफ्ट बिल को, रिपोर्ट को बिल में कन्वर्ट करके 2019 में एक बिल आया था, रिवाइज पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। इससे पहले था जो रिवाइज होकर के डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बना। जो बिल था वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर्ड किया। एंड ये इसकी एक तरह से टाइमलाइन है, कब क्या हुआ आप इसे एक बार देख लेना। फिर क्या हुआ कि 2021 में एक न्यू ड्राफ्ट बिल बना जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनाया था, PDP था, खाली पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। उसको रिवाइज करके डिजिटल डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। और 2022 में एक न्यू ड्राफ्ट बना। उसके बाद अगस्त 2023 में मेन लोकसभा में बिल प्रेजेंट हुआ और पार्लियामेंट में इनेक्ट करा गया। इनेक्ट मतलब अप्लाई करा गया, ठीक है। ये एक तरह से इसकी टाइमलाइन है। अब बात करूं इसके अंदर मेजर पॉइंट की, किस तरह से ये हमें हेल्प कर सकता है। तो पहली हेल्प जो करेगा हमारी है, कोई भी हमारी कंट्री का पर्सनल डेटा होगा उसको कलेक्ट करने के लिए और यूज करने के लिए एक लीगल मीडियम होना चाहिए। कोई भी कंपनी है, डोमिनोज, फ्लिपकार्ट, amazon, तो हमारी जो डेटा है उसको कलेक्ट करेगी और यूज करेगी तो लीगल वे में करेगी। तो पहला पॉइंट ये है, लीगल यूज ऑफ डेटा। दूसरा कि डेटा को जो मिसयूज है उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटेक्शन को लेकर पारदर्शिता बनाएगी, ट्रांसपेरेंसी बनाई जाएगी कि तुम्हारा हमने इतना डाटा लिया है, इतना डेटा यूज किया है। देखो पॉइंट्स जो लिख रहे हैं वो तो इसमें लिख ही रहे हैं, वो तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ। एक्स्ट्रा जो जो बात मैं बोल रहा हूँ उनको भी आप बिल्कुल याद रखिए। हो सके तो कॉपी पर नोट डाउन करें, वरना एग्जाम के टाइम पर जो आपको याद आए, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप चीज रिकॉल कर पाए, तो उसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। थर्ड, डेटा का मिनिमाइजेशन होना चाहिए। क्या मिनिमाइजेशन? इन द सेंस, जो जैसे हमने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया तो हमारा क्या चाहिए, नेम ऋतिक, मेरा नाम है ऋतिक सिंह, मेरा नाम ले लिया, मेरा एड्रेस ले लिया HIG 92 मान के चलो, मेरा फोन नंबर ले लिया, दैट्स इट। अब इससे ज्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कंपनी नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि रिलीवेंट डाटा ही लेगी, जितना यूज होगा उतना ही डेटा लेगी। तो ये 6 पॉइंट्स है, उसमें भी यही चीज लिखी है, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। 6 पॉइंट्स में अगर मैं इनको शॉर्ट में बताऊं, इन 6 पॉइंट्स को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो ये है। देखो, पहला तो हमारा जो कंट्री का पर्सनल डाटा होगा वो एक लीगल मीडियम से यूज होना चाहिए, लीगल मीडियम, ठीक है। दूसरा, जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन है वो एक ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इन द सेंस पारदर्शिता रहनी चाहिए। और तीसरा, रिलीवेंट डेटा ही हमें कलेक्ट करेगी हमसे कंपनी। तो यही 6 पॉइंट्स लिखे हैं, आप एक बार इसको देख लेना। इनको आप एज इट इज लिखना चाहो तो लिख लेना। बाकी अब बात करें मेन जो उसमें इसका फायदा क्या है इस एक्ट का। तो पहला तो है आपका फायदा, सेफ गार्ड यूजर डेटा, यूजर के डेटा को सेफ करना, अभी जो मैंने बताया वही। दूसरा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड अथॉरिटी, जो मैंने बताया ना, बोर्ड एक अथॉरिटी बनेगी, वो इसमें बनेगी। मेन पॉइंट सारे ये हैं, आपको ये लिखने हैं अच्छे मार्क्स पाने के लिए। तीसरा, माइनर कंसेंट। माइनर कंसेंट, कोई भी छोटा बच्चा है वो एडटेक प्लेटफॉर्म पे, अब फिजिक्स वाला है और अन अकेडमी है, इस पे बाईजूस पे अपनी आईडी बनाएगा, तो बिना उसके माता पिता के कंसेंट के उसका डेटा यूज नहीं करा जाएगा। तो पहला तो आप पॉइंट समझ गए होंगे, सेफ गार्ड यूजर डेटा, यूजर का डेटा सेफ रहना चाहिए। दूसरा, एक बोर्ड बोर्ड अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कोई भी ब्रीचेज होगा, डिस्प्यूट होगा, उसको संभालेगी। जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ सेम वही वही चीज इसमें लिखी हुई है। फिर माइनर कंसेंट, छोटे बच्चों का कंसेंट लिया जाएगा, गार्डियन अप्रूवल लगेगा। और फोर्थ पॉइंट है अपॉइंट डीपीओ। ये सारे इसके फंक्शंस है एक तरह से,
फंक्शंस ऑफ डेटा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, इसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम। अपॉइंट डीपीओ, कोई भी मैटर होगा ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। एंड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल ट्रांसफर। अगर हमारे कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी डेटा जा रहा है तो उसकी ट्रांसफर पे कंट्रोल लगाई जाएगी। रैपिड ब्रीच अलर्ट, कोई भी नोट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से कोई भी डेटा अफेक्ट होगा तो काफी जल्दी अलर्ट में आएगा। हेफ्टी पेनल्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया 250 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है कंपनी पर। एंड फेयर अपील्स, दोनों ही पार्टीज को एक नजरिए से देखा जाएगा। अगर कोई कमजोर पार्टी तो उसको ऐसे नहीं देखा जाएगा कि इनकी गलती ही होगी, या मतलब एक फेयर अपील्स करी जाएगी। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फंक्शंस, ये फंक्शंस है 8 फंक्शंस जो मैंने आपको बताए। और बाकी 3 मैंने आपको याद करने के लिए चीज बताई है, लीगल है और ट्रांसपेरेंसी और रेलिवेंट। ये इतना अगर आप लिख दोगे मोर देन सफिशिएंट है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं चीजों को, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सो एक बार आप इसे देखिए, आप चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं अब आपकी हेल्प करता हूँ रिकॉल करने में। तो पहला हमने पढ़ा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 2023 में आया है ये। दूसरा इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा ये लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब लोकसभा में पास हुआ और कब राज्यसभा में पास हुआ। तो ये 3 डेट आपको याद रखनी है। बाकी बिल बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बताया, पहले लोकसभा में पास होगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, फिर लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर गवर्नमेंट के उस पर माई मीन्स प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर होंगे। तो 3 पॉइंट मेन ये हो गए। चौथा पॉइंट हमने इसकी बिल की मेन डेफिनेशन पढ़ ली। फिफ्थ इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। डेफिनेशन क्या है कि डेटा को इसको प्रोटेक्ट करना है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस्टेब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। इतना वर्ड तो आपको डिट्टो छापना है पेपर में सबसे पहले आंसर शीट में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक। 6 पॉइंट हमने पढ़ लिया कि इस फ्रेमवर्क का मेन काम क्या है। मेन काम यही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन डेटा उसको डिजिटाइज करके प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद 7th हमने पढ़ लिया इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। 250 करोड़ की पेनल्टी है, और कोई भी मैटर होता है डिस्प्यूट करने के लिए उसके बीच में एक डीपीओ है, एक ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा हो रहा है अदर कंट्रीज में, तो उसके लिए एक सेंटर उसकी पावर रिटेन्स करता है। और फर्म्स डील कर रहे हैं डेटा के लिए तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी डेटा प्रोसेसर भी ये प्रोवाइड करेगी। 7th हमने पढ़ लिया इसमें क्या क्या है। 8th ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके 7 में से 7 आने चाहिए इस क्वेश्चन में। तो इसलिए आप इसकी एक तरह से टाइम लाइन है, ये कब क्या हुआ इस लॉ को बनाने के लिए, कब क्या हुआ, तो ये एक तरह से टाइम लाइन है। राइट। तो इस टाइमलाइन को आप अच्छे से पढ़ लेना, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये टोटली ऑप्शनल है। उसके बाद ये भी पॉइंट्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। बट जो मेन पॉइंट इसमें लिखने हैं वो है एक लीगल यूज होना चाहिए डेटा का, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डेटा के यूज के लिए, और रिलीवेंट डेटा ही यूज करना चाहिए। और ये जो सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी अभी तक पिछले 2 पेज में, वो इसके फंक्शंस है, उसके अंडर सब कुछ आता है। इनको आप डिटेल में पढ़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तो। मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा मैं। पहला सेफ गार्ड डाटा यूजर यूजर डेटा, दूसरा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड अथॉरिटी, तीसरा माइनर कंसेंट, अपॉइंट डीपीओ, कंट्रोल ट्रांसफर, रैपिड ब्रीच डेटा अलर्ट, 7 हेफ्टी पेनल्टी 250 करोड़, और 8 फेयर अपील। ये लिख दोगे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। अभी तक जो भी चीज मैंने एक्सप्लेन करी वो सब फंक्शन में इंक्लूड होकर आ गई। बस इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी पढ़ने लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। कोई भी कंटेंट प्रोवाइड करने से पहले उसमें काफी मेहनत लगती है, मुझे भी खुद रिसर्च करनी पड़ती है, लेटेस्ट लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनको ऐड करने के लिए। तो प्लीज मेरे इन एफर्ट्स को आप एक सब्सक्राइब बटन से इसको पूरा कीजिए मेरे एफर्ट्स को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं इन नोट्स को कैसे अवेल करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसको लाइक करना ना भूलें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।